हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और इस फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स या फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज होता है। हम लोग ये प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, क्या प्रूफ कर चुके हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, यानी जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि इसमें डिग्री क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है तो इसका मतलब है कि इसका जीरोस कितना निकलेगा, 2 ही जीरोस निकलेगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो इससे क्या होगा, 3 जीरोस कैलकुलेट होगा। अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो इससे क्या होगा, केवल 1 ही जीरोस का कैलकुलेशन किया जा सकेगा। ठीक है, यानी इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ जीरोस चाहे तो रियल नंबर हो सकता है, और चाहे तो इमेजिनरी नंबर हो सकता है। चाहे तो रियल नंबर हो सकता है, चाहे इमेजिनरी नंबर हो सकता है, चाहे दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज कर लिया जाए कि अगर ये पॉलिनोमियल px अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2 जीरोस होगा, यानी 2 जीरोस कैलकुलेट होगा। अब इस 2 जीरोस में हो सकता है कि दोनों जीरोस रियल नंबर हो सकता है, जो दोनों जीरोस हम कैलकुलेट कर रहे हैं हो सकता है वो दोनों जीरोस रियल नंबर हो, या हो सकता है कि दोनों जीरोस इमेजिनरी नंबर हो, या हो सकता है ये भी कि हो सकता है कि एक रियल हो और एक इमेजिनरी नंबर हो, ये भी हो सकता है ना। यानी ये सब कंडीशन क्या है, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यानी ये जो जीरोस कैलकुलेट हो रहा है, ये जीरोस आपका रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अब इसी कारण कहा रहा है कि रियल जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए अब ये जो रियल जीरोस है या इमेजिनरी जीरोस है, अभी इस रियल और इमेजिनरी जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, हम बहुत से मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, 2 मेथड का यूज करते हैं। कौन से मेथड का यूज करते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हम आपको बात किए थे क्वाड्रेटिक मेथड, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, है ना। हम इस दो मेथड से पॉलिनोमियल की जीरोस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड जो है, इस मेथड से केवल रियल जीरोस वाले पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करके इसका जीरोस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिससे केवल रियल जीरोस निकलता है, ठीक है, उसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इस फैक्टराइजेशन मेथड से हम इमेजिनरी जीरोस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका जीरोस अगर इमेजिनरी हो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड जो यूज होगा वो सिर्फ किसके लिए यूज होगा, केवल रियल जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए होगा।
यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका नंबर ऑफ जीरोस रियल नंबर निकलता हो, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इमेजिनरी नंबर अगर जीरोस में आ रहा हो, ठीक है, जीरोस में अगर इमेजिनरी नंबर आ रहा हो तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का, जिसे श्रीधाचार्य रूल के नाम से भी हम जानते हैं, उस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। यानी श्रीधाचार्य रूल से हम इमेजिनरी और रियल दोनों तरह के जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड का स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और केवल रियल जीरोस को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है केवल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर फैक्टराइजेशन मेथड से हम जीरोस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसको कैलकुलेट करने के लिए, रियल जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कंसीडर ऑन एन एग्जांपल। हम क्या करते हैं, किसी एग्जांपल पर कंसीडर करते हैं, यानी वी हैव टू टेक ए पॉलिनोमियल px। हमें क्या करता है, हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एग्जांपल पर कंसीडर करते हैं, किसी पॉलिनोमियल पर कंसीडर करते हैं। तो हम क्या लेते हैं, पॉलिनोमियल इन x। कौन सा पॉलिनोमियल ले रहे हैं, रिलेट करते हैं, अब 6x² - 7x - 3। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। यहाँ देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, ठीक है। यानी हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द डिग्री ऑफ टर्म कितना है, 2 है, ठीक है। सो वी कैन से दिस हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। अब जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 2 जीरोस निकलेगा। और इसी 2 जीरोस को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो भी किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम कुछ रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो some important rules। हमें क्या करना है, some important rules को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहला रूल हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। अब किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ध्यान करना है यहाँ पर कि हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कह रहे कोएफिशिएंट ऑफ x² and constant term। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म गिवन इन पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल px में जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है और जो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों का हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है ना, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है। कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, ठीक है। अभी माइनस प्लस बाद में देखेंगे, अभी खाली ये देख रहा है कांस्टेंट टर्म के रूप में कौन क्या है, 3 है। बाकी टेबल कोएफिशिएंट ऑफ x² के प्लेस पर क्या है, 6 है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 18 होगा, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, कि ये जो आप प्रोडक्ट फाइंड आउट किए, इस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट का फैक्टर निकालना है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सोचिए, ये जो आपका प्रोडक्ट 18 है, इसका फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो फैक्टर कौन कौन सा निकलेगा, ध्यान से। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, फैक्टर का मतलब हो गया कि जिस डिजिट से ये नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जिस डिजिट से ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उस नंबर को हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। यानी जिस डिजिट से ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उस डिजिट को हम क्या कहेंगे, इसका हाँ ना, इसका फैक्टर का नाम है, ठीक है। जैसे कि ये क्या होगा आपका 1 से डिवाइड होगा, ये क्या होगा आपका 1 से डिवाइड होगा, यानी देखते हैं क्या होगा 1 into 18, 1 into 18, ये क्या होगा 1 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार हम कर सकते हैं 18 जो है ये क्या होगा आपका 2 से भी डिवाइड होगा, यानी 2 into 9, ठीक है, ये क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड होगा। उसी प्रकार हम कर सकते हैं यहाँ पर 3 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 into 6, यानी हम कह सकते हैं ये कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होगा। फिर क्या होगा, फिर 6 into 3 होगा, मतलब यहाँ पर सेम फैक्टर आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका फैक्टर जो है वो कौन आ रहा है, तो 6 and 3, 9 and 2, 1 and 18, ये क्या है, इसका हम फैक्टराइज करें, ठीक है, इसको हम क्या किया, फैक्टराइज करें, ठीक है। अब फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है, मेरा सेकंड मेथड क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का वैल्यू हम फाइंड आउट किए, उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है, उसको फैक्टराइज कर लेना, ठीक है, उसका फैक्टराइज कर लेना इसका, ठीक है। अब यहाँ फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है, इसका फैक्टर निकालने के बाद नंबर थर्ड स्टेप में हम क्या इंडिकेट करेंगे, ध्यान दीजिए। नंबर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब इस फैक्टर में हम ये चूज करेंगे, इस फैक्टर में, यानी ये जो 3 फैक्टर निकला, ठीक है, अब इस तीनों फैक्टर में हम ये देखेंगे कि किस फैक्टर का जो है, किस फैक्टर का जो ग्रुप है, किस फैक्टर का ग्रुप जो है ना, वो क्या हो, किस फैक्टर का ग्रुप, ठीक है। ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट का जो हम फैक्टर फाइंड आउट किए, ठीक है, ये जो फैक्टर का जो ग्रुप हम फाइंड आउट किए, ठीक है, इस फैक्टर के ग्रुप में हमें उस ग्रुप को चूज करना है, जिसका प्लस या माइनस, ठीक है, यानी उस ग्रुप को चूज करना है जिस ग्रुप में जो डिजिट मौजूद है, उस ग्रुप है ना, उस ग्रुप यानी उस फैक्टर वाले ग्रुप को हमें चूज करना है कि जिसका सम या ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी ये जो फैक्टर का ग्रुप है, इस फैक्टर में जो डिजिट है, उस डिजिट का ऐड या सब्ट्रैक्ट किसके बराबर होना चाहिए, आपका कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी अब इस फैक्टर वाले ग्रुप से हम उस ग्रुप को चूज करेंगे जिसमें डिजिट का सम या डिजिट का सब्ट्रैक्शन वो किसके इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है 2 और 9, ये जो आपका एक फैक्टर वाला ग्रुप जो है वो क्या है, 2 और 9 का है। अब इस 2 और 9 का अगर हम सम करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। जो किसको फॉलो कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x को फॉलो कर रहा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आ रहा है। अब मेरा थर्ड स्टेप यही था, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें इस फैक्टर वाले ग्रुप को चूज करना है, ठीक है, इस फैक्टर वाले ग्रुप को क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। यानी हम चूज किसको कर लिए, 2 और 9 को चूज किए, ठीक है। अब आपको बस यही 3 स्टेप क्या करना है, आपको यूज करना है इस फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड क्या था, प्रोडक्ट निकालना, किसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट टर्म का यूज करके। दूसरा स्टेप क्या था, जो फैक्टर जो प्रोडक्ट हम कैलकुलेट किए, फाइंड आउट किए, उस प्रोडक्ट का हमें क्या करना, फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब फैक्टर निकालने पर हम ये देखेंगे यहाँ पर कि कौन से फैक्टर का ग्रुप का सम या सब्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर आता है, ठीक है। नंबर 3 स्टेप, बस इतना ही स्टेप को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अब फॉलो करने के बाद, अब ध्यान दीजिए, फॉलो करने के बाद क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि फैक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर होना चाहिए, तो कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 7 है, और 9 और 2 का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा था, 7 आ रहा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बस
इसी रूल को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है px इज इक्वल टू, ठीक है, px इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इस 7x को हमें क्या करना है, उस फैक्टर के टर्म में लिखना है, ठीक है, जिसका सम या सबट्रैक्शन कोएफिशिएंट ऑफ x के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए हम इसे लिख रहे हैं 9x प्लस 2x। अब 9x और प्लस 2x दोनों का सम कितना होगा, माइनस 7x के बराबर होगा, ठीक है। तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 तो दिक्कत। अब हमें क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है। अब जीरोस निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि अगर यहाँ दिया पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, एंड एट x इज इक्वल टू अल्फा, और अगर x के प्लेस पर हम अगर अल्फा पुट करते हैं, और अल्फा पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल इन x इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, देन इट्स सेड टू बी, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इट्स सेड टू बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तब हम जानते हैं कि यहाँ पर इस x के प्लेस पर जो डिजिट हम पुट किए थे, वो डिजिट क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा, है ना, जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जीरोस निकालना है, ठीक है। और जीरोस निकालना इसका मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर px इक्वल टू क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। सो वी हैव टू टेक px इक्वल टू 0, hence we can say 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ अब कर रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों से हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखिए इसमें भी क्या है, 3 कॉमन ग्रुप में मौजूद है, इसमें भी क्या है, 3 कॉमन ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। मतलब 3 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा, और 3 क्या होगा, इसका भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। इसका भी कॉमन फैक्टर हमको निकालना। तो इसमें भी कॉमन फैक्टर कौन है, 3 होगा, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 इंटू 2x स्क्वायर, इसमें क्या 3 इंटू 3x, यानी 3 क्या इसमें एक कॉमन फैक्टर है ना। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर दोनों में मौजूद है उसमें से हमें क्या करना है, एक कॉमन फैक्टर को बाहर कर निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना होगा, 3। जब यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लिया कि 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से फैक्टर क्या निकालेंगे, 3x कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। 3x हाँ कॉमन फैक्टर निकल जाएगा यहाँ से। अब 3x जब यहाँ से कॉमन फैक्टर निकलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x बचेगा, और माइनस यहाँ से क्या होगा, 3x कॉमन फैक्टर निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत, ठीक है। यानी यहाँ से कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 3 एक कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी 3 एक कॉमन फैक्टर है, x भी यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है, x भी यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए कर यहाँ बस यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा आपका, 3x कॉमन निकलेगा। अब 3x कॉमन निकालने के बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 2x माइनस 3 प्लस। अब ध्यान, अब यहाँ पर ये जो दोनों बच रहा है 2x माइनस 3, इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों में से है ना किसी के पास भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, एक कॉमन फैक्टर है 1। इन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इसके पास मौजूद नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक को एज ए कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद क्या नहीं बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ 2x माइनस 3, यहाँ भी क्या है 2x माइनस 3। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, रिमेनिंग क्या बचा आपका 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं यहाँ पर 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। 0 अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर 2x इक्वल टू 3 और हम कहते हैं x इक्वल टू 3/2। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक जीरो मेरा निकल चुका है, ठीक है।
का एक वैल्यू क्या निकल जाएगा 3/2, यानी इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इन x में अगर हम x के प्लेस पर 3/2 पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा 3/2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ px, यानी ये पॉलिनोमियल px का एक जीरोस होगा। ठीक है, अब हम दूसरा जीरोस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो जिस तरह से हम यहाँ पर 3x + 1 0/3x + 1 के रूप में ले आए थे, उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसे है ना, अब क्या करेंगे हम 2x - 3 को जो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या करेंगे, इक्वल के इस साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यानी एक बार हमें क्या करना है 3x + 1 को डिवाइड में लाना है, एक बार हमें क्या करना है 2x - 3 को डिवाइड में लाना है। ठीक है, देखिए तो मेरा एक जीरो जो निकल चुका है कितना, x = 3/2। अब देखिए एक जीरो जो मेरा निकल चुका है x = 3/2। अगेन देखिए, ध्यान दीजिए। अब जब कह रहा है कि जिस तरह से 3x + 1 को हम इक्वल के इस साइड लाकर डिवाइड कर लिए, उसी प्रकार अब हमें क्या करना है 2x - 3 को इक्वल के इस साइड लाकर डिवाइड करना है। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, और अगेन वी कैन से 3x + 1। अब इसे क्या करना है, रहने देना है, इसको नहीं चलाना है। इसके पहले क्या है, इसको रहने दिए थे, इसको हम डिवाइड किए थे, है ना, इक्वल के उस साइड लाकर डिवाइड किए थे। अब क्या करना है, इसको रहने देना है और इसे क्या करना है, इक्वल के इस साइड लाकर डिवाइड करना है। ठीक है, देन वी गेट, तो क्या होगा 3x + 1 = 0 2x - 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। हेंस वी कैन से 3x + 1 इज इक्वल टू 0, और क्या होगा 3x = -1, और इसलिए x = -1/3। यानी इसका मतलब क्या है कि x के प्लेस पर अगर उस पॉलिनोमियल इन x में अगर x के प्लेस पर हम चाहे तो 3/2 पुट करें, चाहे तो -1/3 पुट करें, इस दोनों केस में उस पॉलिनोमियल px का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, ठीक है, आपका कितना था 6x² - 7x - 3। ठीक है, यानी ये जो पॉलिनोमियल px था 6x² - 7x - 3, इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस कौन सा कैलकुलेट होगा, तो एक 3/2 और एक क्या होगा -1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को अगर x के प्लेस पर ठीक है एक करके हम -1/3 पुट करेंगे या 3/2 पुट करेंगे, तो इस पूरे पॉलिनोमियल px का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, hence we can say polynomial px has two zeros. Polynomial px 6x² - 7x - 3 has two zeros. इसके पास दो zeros होगा, and this zeros will be 3/2 and -1/3। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीधा 4 रूल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहें। थैंक यू।